नमस्कार, मैं रवीश कुमार। भारत को ईरान के साथ खड़ा रहना चाहिए या इस्राइल के साथ? इस सवाल का जवाब पेचीदा है, लेकिन इसी तरह की मुश्किल ईरान को भी आई थी। दोस्ती तो उसकी भारत के साथ साथ पाकिस्तान से भी गहरी थी, बल्कि ज़्यादा थी। लेकिन नरसिम्हा राव सरकार ने एम्स में भर्ती अपने बीमार विदेश मंत्री दिनेश सिंह को चुपचाप तेहरान भेजा और ईरान से इनकार नहीं किया गया। ईरान ने उस संकट में भारत की मदद की। वो कहानी क्या थी, उसे जाने बिना आप नहीं समझ सकते कि भारत ईरान के साथ क्यों नहीं है और भारत को क्यों हर हाल में ईरान के साथ होना चाहिए। सोनिया गांधी ने द हिंदू में एक लेख लिखा है और ईरान पर हमले के लिए इसराइल की निंदा की है। गजा में हो रहे नरसंहार के लिए इसराइल की निंदा की है और दोनों पर चुप रह जाने के लिए मोदी सरकार से सवाल पूछा है। भारत की प्रमुख विपक्षी पार्टी साफ साफ लाइन ले रही है, लेकिन मोदी सरकार की विदेश नीति की लाइन आज कहीं नजर नहीं आती। क्या बीजेपी का यही काम रह गया है कि अमेरिका के साथ खड़े नजर आना है? अमेरिका में तो ट्रंप के समर्थक भी इसराइल को झूठा कह रहे हैं, ट्रंप को रोक रहे हैं कि उसके फेर में ईरान पर हमला ना करें। लेकिन बीजेपी से लेकर मोदी सरकार हाथ पीछे बांधकर खड़ी नजर आती है। आखिर क्यों? भारत के पास गजा में नरसंहार के विरोध में बोलने और ईरान पर इसराइल के हमले की निंदा करने की नैतिक शक्ति नजर नहीं आती। मगर आगे बढ़ने से पहले उस कहानी पर गौर करना जरूरी है जिसे कम लोगों ने सुना है। यह कहानी भारत की विदेश नीति, उसके किरदार, सबके बारे में काफी कुछ कहती है। इतने सारे गोदी चैनल हैं, इन एंकरों का प्रोमो चलता रहता है, ये प्रोमो वो प्रोमो, ये कर देते हैं वो कर देते हैं। लेकिन क्या किसी ने आपको ऐसी कहानी बताई जो आपको इफ्तिखार गिलानी ने बताई है? आपने शायद इफ्तिखार गिलानी का प्रोमो कभी नहीं देखा होगा, बहुत से लोग उन्हें पहचानते भी नहीं होंगे। लेकिन इन्हीं इफ्तिखार गिलानी ने कश्मीर टाइम्स में लिखकर याद दिलाया कि ईरान ने भारत के लिए क्या किया था। पाकिस्तान पश्चिमी ताकतों के उकसावे पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में एक प्रस्ताव लाना चाहता था कश्मीर में मानवाधिकार के उल्लंघन को लेकर। उससे पहले वह इस्लामिक देशों के संगठन ओआईसी से प्रस्ताव पास करवाना चाहता था। ओआईसी में आम सहमति से ही प्रस्ताव पास किया जाता है। तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने चुपचाप ऐसी बिसात बिछाई जो आज भी भारत के लोकतंत्र और कूटनीति के इतिहास का एक शानदार दस्तावेज है। आपने यह कहानी सुनी होगी कि नरसिम्हा राव की सरकार ने विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी को विदेश राज्य मंत्री सलमान खुर्शीद और फारूक अब्दुल्ला के साथ जिनीवा भेजा कश्मीर पर बोलने के लिए। लेकिन इस पूरे अभियान का चेहरा वाजपेयी तो बन गए, लेकिन सच्चाई यह थी कि वाजपेयी से पहले तत्कालीन विदेश मंत्री दिनेश सिंह ने अपना काम कर दिया था और दिनेश सिंह भुला दिए गए। इसी की नकल में इस बार मोदी सरकार ने विपक्षी सांसदों के दलों को विदेश दौरे पर भेजा। लेकिन आप सभी जानते हैं इनका दौरा नौटंकी से ज्यादा कुछ भी साबित नहीं हुआ। मगर 1994 का दौरा नौटंकी नहीं था। दिनेश सिंह विदेश मंत्री थे, मगर बहुत बीमार थे, एम्स में भर्ती थे। किसी को पता ना चले और हंगामा ना मच जाए, इसलिए उनके बिस्तर पर किसी और को लिटा दिया गया और उन्हें उठाकर एक बीमार विदेश मंत्री को डॉक्टरों के साथ भारतीय वायुसेना का विशेष विमान तेहरान के लिए उड़ जाता है। मार्च की ठंड में तेहरान एयरपोर्ट पर उतरता है तो स्वागत के लिए ईरान के तब के विदेश मंत्री आते हैं। व्हील चेयर पर भारत के विदेश मंत्री को देखकर पूछ बैठते हैं, ऐसी क्या बात हो गई कि आप भारत से चलकर यहां आए हैं? इसके बाद दिनेश सिंह ने बीमारी की हालत में चंद घंटों के भीतर लगातार ईरान के अधिकारियों को भारत का पक्ष समझाया। ईरान के तत्कालीन राष्ट्रपति अली अकबर हाशमी रफसंजानी से बात की और उनसे एक ऐसा वादा लेकर शाम तक दिल्ली भी लौट आए जिसकी किसी को खबर नहीं लगी। वादा क्या था? क्यों ईरान से वादा लेने गया भारत? और ईरान ने मना नहीं किया। इस्लामिक देशों के संगठन का एक कायदा है कि जो भी प्रस्ताव पास होगा आम सहमति से होगा। इसके सभी देश कश्मीर के मसले पर भारत के खिलाफ गोल बंद हो गए। ईरान ने भी पाकिस्तान को साथ देने का वादा कर दिया था। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेताओं को भी कहा कि ईरान उनके साथ है, लेकिन
बीमार विदेश मंत्री दिनेश सिंह ने ईरान के सामने भारत का पक्ष रखा। उनके पास एक ही रास्ता था, अगर ईरान इस प्रस्ताव का विरोध कर देता तो पाकिस्तान को इस्लामिक देशों के संगठन के स्तर पर ही मुंह की खानी पड़ जाती। एक बीमार विदेश मंत्री को अपने दरवाजे पर देखकर ईरान ने दरिया दिली दिखाई। ईरान ने ओआईसी में पाकिस्तान के प्रस्ताव का विरोध कर दिया और प्रस्ताव गिर गया। ईरान भी हजारों साल पुरानी सभ्यता है, भारत तो है ही। दो महान सभ्यताओं के बीच का ऐतिहासिक रिश्ता भी खूब रहा है। हम और आप आज भी फारसी के कई शब्दों को हिंदी से लेकर मराठी और बांग्ला तक का समझकर इस्तेमाल करते हैं, बोलते हैं। पश्चिमी देश उस वक्त चाहते थे कि ओआईसी से प्रस्ताव पास कर मानवाधिकार आयोग में आए और वहां से पास होकर संयुक्त राष्ट्र में आए और तब भारत पर प्रतिबंध लगाया जाए। ईरान ने साफ साफ कह दिया कि इसका समर्थन नहीं करता है। वह भारत और पाकिस्तान का दोस्त है और दोनों को इस मसले का समाधान औपनिवेशिक ताकतों के बिना करना चाहिए। ईरान के इस स्टैंड से पाकिस्तान का प्रस्ताव धराशायी हो गया और पाकिस्तान को गहरा झटका लगा। बहुत कुछ राजनीतिक भू राजनीतिक संबंध लंबे समय के लिए बदल गए। साल कौन सा था? 1994। भारत उदारीकरण के रास्ते पर चल रहा था। अगर कदम बढ़ाते ही प्रतिबंधों की बेड़ियां लग जाती तो इतिहास कुछ और हो जाता। लेकिन ईरान की मदद से भारत की सबसे बड़ी रुकावट दूर हो गई। आज उस ईरान के लिए भारत की मोदी सरकार साफ साफ दो शब्द नहीं कह पाती। विदेश मंत्री दिनेश सिंह तो बीमार थे, व्हील चेयर पर तेहरान गए। आज के विदेश मंत्री एस जयशंकर काफी फिट हैं, हैंडसम हैं, वजन का ख्याल रखते हैं, सूट भी ठीक ठाक पहनते हैं, टाई बहुत अच्छी होती है और बंधी भी ठीक से होती है, पॉकेट का रुमाल भी टाई से खूब मैच करता है। जब भी देखिएगा नए भारत के नए विदेश मंत्री की तरह तेज चलते हुए आराम से उठते बैठते दिखेंगे। फिटनेस से लगता है काबिल विदेश मंत्री हैं, होंगे भी। उन्होंने अपना सारा जीवन विदेश सेवा में ही गुजारा है तो अनुभव भी लंबा है। अब तो मंत्री हैं, इंग्लिश भी उनकी शानदार है, ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होती और ना उन्हें इंग्लिश बोलने में शर्म आती है। लेकिन ट्रंप की नीति की आलोचना नहीं कर सकते, ना ही ईरान का साथ दे सकते हैं, ना नाम लेकर इसराइल को चेता सकते हैं कि परमाणु ठिकानों पर हमला ना करें, पहले सबूत दिखाएं। इसलिए जयशंकर जितने भी हैंडसम लगते हों, उनका टेलर जितना भी अच्छा हो, लेकिन इतने बड़े ग्लोबल संकट के समय उनकी विदेश नीति में ना तो दिनेश सिंह जैसी कोई कहानी है, ना कोई बड़ी कामयाबी। यह उदाहरण इसलिए दिया ताकि हिंदी के दर्शक यह समझ सकें कि कपड़ा ठीक पहन लेने से कूटनीति सही नहीं हो जाती। इस लाइन को लिखकर पर्स में रख लीजिए या ट्रक के पीछे लिख दीजिए। सोनिया गांधी, भारत के मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 21 जून के द हिंदू में गजा में नरसंहार की, ईरान पर इसराइल के हमले की जमकर निंदा की है। उन्होंने लिखा है कि इस इलाके में सुरक्षा का इतिहास ऐसा है कि ईरान के पास परमाणु शक्ति का होना इसराइल के लिए चिंता की बात हो सकती है, मगर इसराइल इस मामले में दोहरे मापदंड नहीं रख सकता। वह खुद परमाणु हथियार रखता है, जबकि ईरान ने परमाणु अप्रसार संधि पर दस्तखत किए हैं। 2018 में अमेरिका ही उसके साथ की गई परमाणु संधि से बाहर हो गया। सोनिया गांधी ने ट्रंप को लेकर भी लिखा है कि ट्रंप युद्ध के खिलाफ बोला करते थे, मगर अफसोस अब दिख रहा है कि वे भी नेतन्याहू के साथ युद्ध के रास्ते पर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री मोदी, विदेश मंत्री जयशंकर, बीजेपी, इन सब से इतनी सी बात नहीं कही गई। शांति का पुजारी बताने के लिए गांधी एंड बुद्ध का इस्तेमाल कितनी बार भाषणों में करेंगे। इनके बताए रास्ते पर चलकर प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप से लेकर इसराइल के बारे में यह बात क्यों नहीं कह पाते, निंदा क्यों नहीं कर पाते। सोनिया गांधी लिखती हैं कि इसराइल ने गजा में हजारों लोगों को मार दिया। इस संकट के सामने नरेंद्र मोदी की सरकार ने टू नेशन सोल्यूशन के प्रति भारत के स्टैंड को भुला दिया। गजा और अब ईरान पर भारत की चुप्पी दर्शा रही है कि हम अपनी नैतिक और कूटनीतिक परंपराओं से दूर जा रहे हैं। यह सिर्फ अपनी आवाज खोने की बात नहीं, पर अपने मूल्यों का त्याग भी है। भारत की विदेश नीति में सही गलत का भाव हमेशा से रहा है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि बस ग्लोबल लीडरों के साथ फोटो खिंचाने का अवसर मिलता रहे, यही विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता मानी जाएगी। इसीलिए पूछा जाना चाहिए कि आज के ग्लोबल संकट में भारत कहां है।
उसकी विदेश नीति कहां है, भारत की नैतिक शक्ति कहां है, जो भारत होने के नाते पूरी दुनिया के बीच अलग लाइन लेता था। यह कौन सा नया भारत है जिसमें भारत के आगे नया तो लगा है, लेकिन नया के नाम पर क्या दिख रहा है पता नहीं चलता। अगर आपसे इम्तिहान में यह सवाल आए तो क्या लिखेंगे कि भारत वही करता है जो ट्रंप कहते हैं, ट्रंप जो कहते हैं उस पर भारत चुप रह जाता है, भारत कभी लाइन नहीं लेता। क्या यह जवाब लिखकर आपको संतोष हो जाएगा? एक और समय आया था, साल था 2012-13। अमेरिका और यूरोप ने ईरान पर प्रतिबंध लगा दिया, सभी प्रकार के पेमेंट रूट को बंद कर दिया। प्रतिबंध के कारण डॉलर से डील नहीं हो सकती थी। यूरोप पर भी प्रतिबंध लगा। भारत द्वारा भुगतान नहीं किए जाने के बावजूद ईरान ने बकाया राशि 3 अरब डॉलर से ज्यादा हो जाने के बाद भी उधार पर तेल देना जारी रखा। भारत से निर्यात किए जाने वाले सामान के बदले में ईरान भुगतान नहीं कर सकता था, तो दोनों देशों ने डील की और यूको बैंक के माध्यम से ईरान ने रुपए में भुगतान करना शुरू कर दिया। भारत के निर्यातकों को घाटा ना हो इसके लिए यह डील की गई और ईरान ने सहयोग किया। आज गोदी मीडिया का कवरेज देखिए। इस्राइल के बारे में पता नहीं, लेकिन इस्राइल किए बैठे हैं। क्या आप किसी गोदी एंकर को जानते हैं जिसने गजा में हो रहे नरसंहार को लेकर इस्राइल की निंदा की हो? जिस तरह से बहस चलाई जा रही है उसमें ईरान को भी उसी मुस्लिम चश्मे से देखा जा रहा है जिस चश्मे को पहनकर पिछले 11 साल से गोदी मीडिया एंटी मुस्लिम डिबेट कर रहा है। विदेश नीति को इन्हीं चश्मों से देखने के कारण भारत के लिए मुश्किल होती जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर के समय इसी जोश में इतना घटिया कवरेज हुआ कि पूरी दुनिया में गोदी मीडिया के कारण भारत की बदनामी हुई। इसके झूठ से भारत के लोग यहां तक कि बीजेपी के आजीवन समर्थक भी नाराज हो गए। पर क्या हम भारत की विदेश नीति को लेकर ठोस सवालों का सामना करने के लिए तैयार हैं? अमेरिका में इस बात पर बहस हो रही है कि विदेश नीति के मामले में ट्रंप कंफ्यूज हैं, उन्हें पता नहीं कब क्या करना है, क्या कहना है। क्या यही बहस भारत में नहीं हो सकती? क्या भारत की विदेश नीति डोलड्रम्स में है, कंफ्यूजन में है? डोलड्रम भूमध्य रेखा के पास बहने वाली एक हवा का नाम है जो जहाजों की रफ्तार को धीमा कर देती है। क्या भारत की विदेश नीति का यही हाल हो गया है? कितनी रफ्तार से प्रधानमंत्री मोदी ने विदेश दौरों से यह छवि बनाई कि भारत की प्राथमिकता विश्व के स्तर पर भी सक्रिय रहने की है। इतने निवेश के बाद आज क्यों लगता है कि भारत की आवाज में मुखरता है, ना प्रखरता, ना स्पष्टता है, ना तीव्रता? क्या इसी दिन के लिए भारत को विश्व गुरु बनना था कि दुनिया में नरसंहार होगा, भारत चुप रह जाएगा? प्रधानमंत्री मोदी ने कितनी बार कहा है कि 21वीं सदी एशिया की सदी है। एक्ट ईस्ट नीति बनाई। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया आसियान देशों में आते हैं। अब इन देशों को भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल चीन की बी टीम बता रहे हैं, चीन का पिछलग्गू। क्या गोयल यह कह रहे हैं कि आसियान देशों के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने इतनी मेहनत की, इतना दौरा किया, सब फेल हो गया? क्या मोदी की एक्ट ईस्ट नीति फेल हो गई, तभी तो आसियान देश चीन की बी टीम बन गए? क्या इससे भारत का कूटनीतिक नुकसान नहीं होगा? अगर यही बात विपक्ष के किसी नेता ने कह दी होती तो दिन रात हंगामा होता गोदी मीडिया पर कि प्रधानमंत्री नोटबंदी छोड़कर इतना बड़ा काम करने जाते हैं विदेशों में, एशिया के देशों के साथ संबंध बना रहे हैं और विपक्ष के नेता उनका किया धरा सारा काम बिगाड़ रहे हैं। पीयूष गोयल से गोदी मीडिया को पूछना चाहिए कि भारत क्या कर रहा था कि चीन आसियान देशों का इस्तेमाल भारत में माल डंप करने के लिए कर रहा है। आप क्या कर रहे हैं? अगर आसियान देश चीन की बी टीम बन गए हैं तो भारत की कौन सी टीम है? भारत की टीम में कौन सा देश बचा है? पत्रकार एम.के. वेणु ने ट्विटर पर यह सवाल पूछा है। यही समय था कि जब विदेश नीति पर संसद का विशेष सत्र बुलाया जाता और इस पर चर्चा होती। विदेश मामलों पर प्रधानमंत्री सिवान और ओडिशा में बोल सकते हैं तो संसद में क्यों नहीं बोल सकते? साथियों, अभी 2 दिन पहले मैं कनाडा में G7 समिट के लिए वहां था और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने मुझे फोन किया। उन्होंने कहा कब कनाडा तो आए ही हैं तो वॉशिंगटन होकर के जाइए, साथ में खाना खाएंगे, बातें करेंगे। उन्होंने बड़े आग्रह से निमंत्रण दिया। मैंने अमेरिका के राष्ट्रपति को कहा कि आपका
निमंत्रण के लिए धन्यवाद। मुझे तो महाप्रभु की धरती पर जाना बहुत जरूरी है। और इसलिए मैंने उनके निमंत्रण को नम्रता पूर्वक मना किया और आपका प्यार, महाप्रभु की भक्ति मुझे इस धरती पर खींच करके ले आई। उनका फोन आया था, मैंने मना कर दिया। कहना क्या चाहते हैं प्रधानमंत्री? क्या उनके पास कहने के लिए यही सब है? कहना ही था तो जरा यही कहते कि 14-15 बार से ट्रंप जी बोले जा रहे थे कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर उन्होंने कराया, लेकिन मैंने फोन पर उन्हें समझा दिया कि आपका कोई रोल नहीं था। यह नहीं कहा उन्होंने बिहार की जनता के सामने या उड़ीसा के जनता के सामने। आपने नोटिस किया? यह कहने की जगह कहते हैं कि उनका फोन आया था, कनाडा आए हैं तो वॉशिंगटन आ जाइए, तो मैंने मना कर दिया क्योंकि यहां आना था। यह भी बता देते कि और क्या क्या मना किया। रोड शो में शान बघार रहे हैं तो विदेश नीति पर संसद का विशेष सत्र बुलाकर चर्चा के लिए क्यों नहीं तैयार हुए? सांसदों के सामने कहते कि फोन पर क्या क्या मना किया, और मना करने के बाद भी ट्रंप क्यों दोहराए जा रहे हैं कि सीज फायर उन्होंने कराया। विपक्ष मांग करता रह गया, सरकार ने अनसुना कर दिया। मॉनसून सत्र में हंगामे की जाल बुन दी जाएगी, याद रखिएगा, और चर्चा के नाम पर हंगामा होकर निकल जाएगा, ताकि जनता को, खासकर हिंदी प्रदेश की जनता को पता ही ना चले कि भारत ने विदेश नीति पर इतना निवेश किया और रिजल्ट क्या निकला। विदेश नीति केवल सरकार की नीति नहीं होती, कोई गुप्त नीति नहीं होती। हर दिन अखबारों में इसे लेकर विश्लेषण चलता रहता है, थिंक टैंक बनाए गए हैं, दिन भर सम्मेलन होता रहता है। विदेशों से संबंध, दुनिया में भारत को कैसे देखा जाता है, इसका आम जनता पर भी असर पड़ता है। हथकड़ी पहनाकर भारतीयों को अमेरिका भेज देता है तो यहां के नेता अमेरिका की ही तारीफ करने लग जाते हैं, अपने नियमों का पालन कर रहा है। आज पूछने का समय है कि पड़ोसी देशों के साथ नेबरहुड फर्स्ट की विदेश नीति का हाल इतना बुरा क्यों नजर आ रहा है। चीन के कुनमिंग शहर में एक बैठक हुई। इस बैठक की एक तस्वीर जारी की गई। चीन के विदेश राज्य मंत्री, बांग्लादेश के कार्यवाहक विदेश सचिव, पाकिस्तान के अतिरिक्त विदेश सचिव इनमें हैं। इन तीनों का एक साथ हाथ उठाकर फोटो खिंचाना, फोटो डिप्लोमेसी में मैट्रिक पास लोग जरा बताएं कि क्या कहना चाह रहे हैं, किसे संदेश दे रहे हैं। इस बैठक में पाकिस्तान की विदेश सचिव भी ऑनलाइन शामिल हुई। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन के विमान से लेकर उसके सहयोग की कई खबरें सामने आई। चीन ने पहलगाम हमले की निंदा की, मगर ऑपरेशन सिंदूर के बाद दोनों देशों से शांति बनाए रखने की अपील भी करता है। भारत के सैन्य ऑपरेशन को अफसोसनाक बताता है। इस बैठक में पाकिस्तान के विदेश सचिव ने कहा कि पाकिस्तान चीन और अन्य दक्षिण एशियाई देशों के साथ रिश्ते बेहतर करना चाहता है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने इस मुलाकात की तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा है, प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति के फेल हो जाने का इससे बड़ा प्रमाण और कुछ नहीं हो सकता। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 हिस्से कर बांग्लादेश बनाया, जो हमेशा भारत का दोस्त रहा। अब पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश तीनों मिलकर दक्षिण एशिया में प्रसार के लिए त्रिपक्षीय बैठक कर रहे हैं। क्या पाकिस्तान अपना कार्ड कुछ अलग तरीके से चल रहा है, जिस पर ध्यान देने की जरूरत है? ट्रंप के साथ जनरल आसिम मुनीर का 2 घंटे तक लंच पर समय बिताना और ट्रंप का पाकिस्तान की तारीफ करना, यह कहना कि पाकिस्तान से प्यार है, क्या भारत को अलग थलग किया जा रहा है, उसकी जगह बताई जा रही है। पहलगाम हमले के बाद जब 50 से अधिक सांसदों का दल बनाया गया, उन्हें 33 देशों की यात्रा पर भेजा गया, तो किसी को ध्यान क्यों नहीं आया कि पाकिस्तान के खिलाफ जनमत बनाने में सबसे पहले पड़ोस में काम करना चाहिए। पड़ोसी देशों को कैसे भारत भूल गया। नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, कोई भी दल इन देशों में नहीं गया। लाटविया गया लेकिन भूटान नहीं गया, गयाना गया मगर श्रीलंका नहीं गया, कांगो गया लेकिन बांग्लादेश नहीं गया, मैक्सिको गया लेकिन नेपाल नहीं गया। भारत की विदेश नीति का यह कंफ्यूजन काल नहीं है तो क्या है? क्या आपको विदेश नीति में यह स्पष्टता नजर आती है कि पड़ोस के देशों को आप पाकिस्तान के बारे में नहीं बता रहे, लाटविया और गयाना को बताने के लिए सांसदों के दल को भेज रहे हैं, सिएरा लियोन जा रहे हैं, भूटान नहीं जा रहे। यह 2014 का दृश्य है जब नरेंद्र मोदी ने पहली बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में सार्क देशों के प्रतिनिधियों को बुलाया गया। इसे मिनी सार्क सम्मेलन का नाम दिया गया। नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका
के प्रधानमंत्रियों को बुलाया गया। नवाज शरीफ को मंच पर मनमोहन सिंह के पास वाली सीट पर जगह दी गई और इसे लेकर काफी विश्लेषण छपे। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री उस वक्त जापान में थी तो वहां की संसद के अध्यक्ष शामिल हुए। तिब्बत के निर्वासित प्रधानमंत्री लॉब्सांग संगाय को भी बुलाया गया और समझाया गया कि चीन को संदेश दिया जा रहा है। निर्वासित प्रधानमंत्री को बुलाने की घटना का खूब विश्लेषण भी हुआ होगा, लेकिन क्या उसके बाद उनका जिक्र आपने सुना? 2-3 साल के भीतर ही नेपाल में भारत को लेकर विरोध प्रदर्शन होने लगे और कुछ साल बाद श्रीलंका के साथ संबंधों में खटास आ गई। बांग्लादेश से रिश्ते बने रहे, लेकिन वहां सत्ता परिवर्तन के बाद अब सब कुछ अस्थिर हो गया है। 2014 के शपथ ग्रहण समारोह की खास बात यही बताई गई कि भारत अपने पड़ोसी देशों का सम्मान करता है। नेबरहुड फर्स्ट, पड़ोसी देशों के साथ संबंध तो हमेशा से बेहतर रहे। 2008 में नेबरहुड फर्स्ट की नीति लॉन्च हुई थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने नेबरहुड फर्स्ट नीति पर अपनी मुहर लगा दी। नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव की संसद में जाकर भाषण दिया। किसी देश की संसद में भाषण दे रहे हैं। हिंदी प्रदेश की जनता यही देखकर क्लीन बोल्ड हो गई कि भारत का प्रभाव एक झटके में इतना बढ़ गया। इन भाषणों से मोदी विदेश नीति को इंग्लिश चिंतकों की जाल से निकालकर हिंदी प्रदेशों के गांव में पहुंचाने लगे कि भारत का नाम हो रहा है। गोदी मीडिया ढोल बजाने लगा। सितंबर 2014 में प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र में भाषण देने गए और वहां भी उन्होंने नेबरहुड फर्स्ट नीति की बात की, लेकिन जब सांसदों का दल 33 देशों की यात्रा पर निकला तो उनमें एक भी दल उन देशों में नहीं गया जो नेबरहुड के थे। लगता है मोदी नेबरहुड से ब्रदरहुड की बात भूल गए हैं। हमारा भविष्य हमारे पड़ोस से जुड़ा हुआ है। इसी कारण मेरी सरकार ने पहले ही दिन से पड़ोसी देशों से मित्रता और सहयोग बढ़ाने पर पूरी प्राथमिकता दी है और पाकिस्तान के प्रति भी मेरी यही नीति है। मैं पाकिस्तान से मित्रता और सहयोग बढ़ाने के लिए पूरी गंभीरता से शांतिपूर्ण वातावरण में बिना आतंक के साये के साथ द्विपक्षीय वार्ता करना चाहता हूं। गोदी मीडिया के चैनल भारत को सुपर पावर की तरह दिखाने लगे और भूल गए वास्तविकता क्या है। पड़ोसी देशों के साथ संबंधों में भारत ने बड़ा होते हुए भी सबके साथ हमेशा बराबरी का भाव रखा। बड़ा भाई होते हुए भी भारत ने कभी नहीं जताया। लेकिन 2015 में नेपाल में भूकंप आया, हजारों लोग मारे गए। गोदी मीडिया ने भारत की मदद को इस तरह से पेश किया जैसे जताने लगा हो। गोदी मीडिया को दिखाना था कि मोदी महान है और पड़ोसी पर एहसान है। बस उसके कवरेज से नेपाल की जनता आहत हो गई। राहत विमानों के साथ गोदी पत्रकार जाने लगे। उनका जोर राहत पर कम इस बात पर था यह नया भारत है, मोदी का भारत है, मदद कर रहा है। किसी को भी आप दिखा दिखाकर, जता जताकर, रिश्तेदारी में बता बताकर मदद करेंगे तो पिनक नहीं जाएगा। नेपाल में गोदी मीडिया का विरोध शुरू हो गया। ऐसा कभी हुआ नहीं था। #गो होम इंडियन मीडिया चला और 2020 में नेपाल ने कुछ गोदी चैनलों पर प्रतिबंध भी लगा दिया। ईरान इसराइल के युद्ध के कवरेज को लेकर भी कहा जा रहा है गोदी मीडिया भूल गया है कि ईरान भारत का पारंपरिक मित्र रहा है। ईरान भारत का पुराना दोस्त रहा है। हमारी सभ्यताएं एक दूसरे से जुड़ी हैं। जम्मू कश्मीर के मामले पर ईरान ने कई बार महत्वपूर्ण समय में भारत का ही साथ दिया है। सोनिया गांधी ने लिखा है कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ने अपने पूर्ववर्ती शाही दौर के ईरान से भी ज्यादा भारत का सहयोग किया। 1965 और 1971 के युद्ध में ईरान के शाह का झुकाव पाकिस्तान के प्रति ज्यादा था, लेकिन उसी ईरान के मौजूदा शासन ने 1994 में भारत की मदद की। जब कश्मीर मामले को लेकर संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार आयोग द्वारा भारत के खिलाफ एक प्रतिकूल प्रस्ताव पेश होने वाला था, तब ईरान की मदद से उसे रोक दिया गया। सोनिया गांधी इसराइल की निंदा करती हैं, लेकिन उसके साथ रिश्ते को खारिज नहीं करती, बल्कि इस पर जोर देती हैं कि पिछले कुछ दशकों में इसराइल के साथ भारत के रिश्ते मजबूत हुए हैं। तो भारत के पास ही एक अवसर है और उसकी नैतिक जिम्मेदारी भी। दक्षिण एशिया में लाखों भारतीय रहते हैं, इसलिए भारत के लिए जरूरी है कि इस इलाके में शांति बनी रहे। संयुक्त राष्ट्र में गजा में सीज फायर पर मतदान हो रहा था। 149 देशों ने सीज फायर के पक्ष में वोट किया और भारत ने वोट ही नहीं किया। युद्ध का यह दौर नहीं, इस तरह की रूटीन बात बार बार कहने वाले प्रधानमंत्री मोदी ने
युद्ध रोकने के प्रस्ताव पर वोट नहीं किया। क्या मतलब है कहने का कि यह युद्ध का दौर नहीं? यही नहीं, दिसंबर 2023 में दक्षिण अफ्रीका ने अंतर्राष्ट्रीय अदालत में इसराइल पर नरसंहार का आरोप लगाते हुए मुकदमा कर दिया। 10 से अधिक देश इस मुकदमे में शामिल हो गए। भारत इनमें से नहीं है, जबकि भारत गांधी और बुद्ध का देश है। निकारागुआ, कोलंबिया, लीबिया, मेक्सिको जैसे देश इस केस में पार्टी बने, मगर भारत शामिल नहीं हुआ। भारत ने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बयान से भी खुद को अलग कर लिया। ईरान पर इसराइल के हमले की निंदा नहीं की। भारत ने IAEA में ईरान के खिलाफ वोट किया। भारत की विदेश नीति के बारे में जानने समझने का वक्त यही है। कांग्रेस ने ईरान पर इसराइल के हमले की निंदा की है, बाकायदा स्टैंड लिया है। इसी तरह विपक्ष के नेताओं को विदेश नीति पर रैलियों में विस्तार से बातें रखनी चाहिए। एक एक उदाहरण देकर जनता को समझाना चाहिए वास्तविकता क्या है और हिंदी के अखबार में छपता क्या है। प्रधानमंत्री मोदी के विदेश दौरे को आप केवल इस तरह से मत देखिए कि ग्लोबल लीडर के साथ प्रधानमंत्री मोदी जोर जोर से मुस्कुरा रहे हैं। लगे हाथ यह भी पूछ लीजिए, आपको भारत में अपनी पार्टी के नेताओं के साथ कभी इतना हंसते तो नहीं देखा? खुद से यह सवाल पूछिए कि 2 साल से गजा में नरसंहार चल रहा है। एक छोटे से इलाके के निहत्थे लोगों को घेर कर दिन रात बम से मारा जा रहा है, उन्हें भूख से मारा जा रहा है। क्या बुद्ध होते तो चुप रहते? गांधी होते तो कुछ भी नहीं कहते? तब बुद्ध और गांधी का इस्तेमाल अपने भाषण में करने वाले प्रधानमंत्री मोदी गजा में नरसंहार की निंदा क्यों नहीं कर पाते हैं? किससे डरते हैं? क्या वजह है? ईरान से पुरानी दोस्ती कैसे भूल जाते हैं? यह सवाल आप हिंदी में ही पूछिए, क्योंकि विदेशों में डंका बज रहा है। इसके नाम पर हिंदी की जनता को ही भरमाया गया। तो अब बारी है हिंदी वालों की डंका बजाते हुए सवाल पूछने की कि चुप रहने से डंका कैसे बजता है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।